I'm actually an allopathic doctor, gynecologist. और हम लोग आज यहाँ सारे आयुष वाले ज़्यादा हैं, but I did see some people जो कि एलोपैथ्स भी हैं. And it is a very good initiative. आयुष्मान ने जो शुरू किया है कि हम लोग हर तरह की केयर को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, होलिस्टिक ट्रीटमेंट, एंड द गवर्नमेंट हैज़ बीन थिंकिंग अबाउट इट एंड वर्किंग ऑन इट फॉर क्वाइट सम टाइम. ना हेल्थ केयर सिस्टम जो है ना बहुत तरह के होते हैं एंड वी ऑलवेज गेट कंफ्यूज, पेशेंट्स और भी कंफ्यूज. डॉक्टर्स उनको क्या सलाह दें एज एन एलोपैथिक डॉक्टर कि मेरे को फाइब्रॉइड है, मैं तब तक एलोपैथी ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले लूँ, आप क्या सोचती हैं ठीक रहेगा? नॉट फ्रैंकली आई हैव नो क्लू कि आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसमें कैसे काम करेगा कैसे नहीं करेगा. सो आई एम वेरी ऑनेस्ट. मैंने कहा कि हम अपनी फील्ड के बारे में आपको सब कुछ बता सकते हैं. आयुर्वेद के बारे में मैं फेलिंग इन माई ड्यूटी फाइट टेल कि नहीं इसके बारे में अच्छा है नहीं है, तो लेट्स वेट एंड सी. ना पब्लिक हेल्थ सेक्टर, प्राइमरी हेल्थ, हमारी जो इंडिया की जो हेल्थ सेक्टर है वो इस तरह से डिवाइडेड है कि देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड देन सब सेंटर्स. उसके अलावा हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, रूरल हॉस्पिटल्स हैं. मतलब इतनी वेरिएटेड हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है कि नो वंडर द पेशेंट इज सरप्राइज्ड एंड देयरफॉर दे लैच ऑन टू पर्टिकुलर डॉक्टर्स कि इस डॉक्टर के पास जाना या उस डॉक्टर के. ठीक है, वो अपनी जगह सही है, लेकिन द सिस्टम शुड बी सच कि जो उनका हेल्थ केयर सिस्टम है पेशेंट को ये लगे कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएंगे, हमको कहीं भेजना होगा तो भी बता देंगे, यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा तो भी बता देंगे. शुड बी वन स्टॉप वर्किंग. दैट इज हाउ इट शुड बी. उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं वो अलग हैं, वो कहीं कवर करेंगी कहीं नहीं कवर करेंगी, उससे फर्दर कंफ्यूजन हो जाता है. Then there are other agencies also. There is the defense system, there is the CGHS, there is and everything is different. So there is no uniformity. और हम लोग को जब हम लोग यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, there are two aspects to it. एक particular field में अगर हम एलोपैथी भी ले, there should be some uniformity. आयुर्वेद में there should be some uniformity की एक तरह का काम हो और उसको फिर इंटीग्रेट किया जाए. ऐसे ही at different levels of थर्ड लेवल केयर के एकदम टॉप मोस्ट एलोपैथिक हॉस्पिटल के साथ एक विलेज सेंटर के आयुष वाले को आप कैसे जोड़ेंगे? हम लोगों को इसके ऊपर भी काम करना होगा. सो देयर कैन बी अ रेफरल सिस्टम, यू गो अप टू द हायर लेवल. दिस सिस्टम हैज टू बी डेवलप्ड. फिर प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर एक अलग, एंड 70% ऑफ द हेल्थ केयर इन इंडिया इज प्रोवाइडेड बाय द प्राइवेट हेल्थ सेक्टर. सो उसको हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं. उनकी अपनी सोच अपनी विचार भी होती है, बट देयर इज नो डाउट कि जिन लोगों को फैसिलिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की भी, वो भी बोलते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम प्राइवेट में करा लेंगे, किसी तरह भी करा लेंगे, बिकॉज एटलीस्ट दे नो कि यहाँ पर उनका केयर ठीक ठाक हो जाती है. आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर बैड, नो नॉट एट ऑल. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर ओवरबर्डन्ड विद द वर्क दे हैव. तो इसलिए आपके पास अगर हम 10 मरीज देख रहे हैं और वो 200 देख रहे हैं, तो दोनों की बातचीत में और वो सब में फर्क तो आएगा ही आएगा. सो इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग इंटेंशनल. फिर वॉलंटरी हेल्थ एजेंसीज हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स हैं. एनीवे, एक चीज़ अच्छी हुई जो हमारे इसमें आपको दूर से शायद दिखाई नहीं देगा, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. उसी के इतने डिपार्टमेंट है, ये सब जो सारी तस्वीर है ना ये उसी की है. और उसमें ये एक जगह मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बन गई है ना, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग एंड इट कवर्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. नहीं तो पहले इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, इसलिए कंफ्यूजन ज़्यादा था. नाउ व्हेन देयर इज अ मिनिस्ट्री और उसको आइडेंटिफाई किया गया है, देन लोगों को पता है कि ओके दिस इज आवर फोकस्ड ग्रुप एंड वी वर्क ऑन इट. और उसको फिर मेन स्ट्रीम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर एंड आयुष मिनिस्ट्री शुड वर्क इन टैंडेम. बट इंडिया में स्टेट लेवल उन्होंने डिजीज बर्डन निकाला है और ये निकाला कि पहले हमारे यहाँ इन्फेक्टिव डिजीजेस ज़्यादा होती थी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम NCD, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस और इंजरीज, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स और बाकी तरह की इंजरीज हमारे यहाँ इतनी है, दैट नीड्स टू बी रेगुलेटेड. दे हैव ओवरटेकन द इन्फेक्शियस डिजीज. अब अगर आप देखिए टाइफॉइड, मलेरिया, ये सब चीज़ें कम होती हैं. नई नई बीमारियाँ चाहे जो उसमें, चाहे आपका डेंगू कभी बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, नई नई बीमारियाँ आती रहेंगी क्योंकि बॉडी एंड नेचर इज डायनामिक. द बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर मच स्मार्टर देन अस. उनके लिए एक तरफ से आप दवाई शुरू करिए, वो दवाई सबने लेनी शुरू कर दी, पता चला बैक्टीरिया रेजिस्टेंट होता है, वो बहरूप रूप बदल करके कुछ और बन जाता है. फिर उसके ऊपर आप दूसरी एंटीबायोटिक लीजिए,
छोड़ दीजिए वो एंटीबायोटिक मत दीजिए तो बैक्टीरिया विल बिकम सेंसिटिव टू इट. सो दे आर मच मोर स्मार्टर देन वी थिंक दे आर. Now WHO has also recommended, has also noticed कि 5.87 million deaths occur due to non-communicable diseases like heart attacks, diabetes, stroke, etc., and 60% of the deaths are caused by it. So can you imagine the high number जिसमें हम लोग डील कर रहे हैं? तो इसलिए इट इज बिकमिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम लोगों को एट आर्मी लेवल एकदम फटाफट इसके बारे में सोचना है, मनन करना है एंड कम टू कंक्लूजन एंड डिसीजंस अबाउट इट. कॉर्नरी हार्ट डिजीज 45%. और इसलिए हम लोगों को, आई विल नॉट गो इनटू द फिगर्स क्योंकि अब शाम को आपको फिगर्स के साथ नहीं बोर करेंगे. और डिजीज जो हम लोगों को दिखती है और जो अंडरलाइन कॉजेज हैं जो नहीं दिखते हैं, हम लोगों को इन सबको देखना है. और यहीं पर हम लोगों का इंटीग्रेशन शुरू होता है, बिकॉज ये जो इन्फ्लेमेटरी चीज़ें हैं ये हम लोगों को समझ में आ रही हैं और इसमें हमारा सोच, थॉट प्रोसेस, लाइफस्टाइल कितना अफेक्ट करता है वो भी समझ में आने लगा है. तो डायबिटीज़ तो एक नज़र आ गया, हार्ट डिजीज़ नज़र आ गया, टेस्ट कर लिया, आर्थराइटिस हो गया, ओबेसिटी हो गया. लेकिन ये क्यों हुआ? एक तो है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली, हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है. वो आयुर्वेद शुरू से मानता आया है और अब वेस्ट वाले मानने लगे हैं कि डीएनए डायरेक्टेड ट्रीटमेंट होना चाहिए. मतलब हर एक का डीएनए अलग होता है. अब ये हम लोगों का जो चार्ट है ये बना हुआ है, इसमें सारा गवर्नमेंट ने निकाला हुआ है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज और उसमें इंडिया के साथ कंपैरिजन किया गया है. इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस करते अगर टाइम होता, लेकिन इस थके हुए माहौल में हमको नहीं लगता कि ये डिस्कस करने की जरूरत भी है. तो हम लोगों ने नेशनल प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने इतना कुछ इस पर वो दिया है कि प्रिवेंशन, अर्ली डायग्नोसिस, मैनेजमेंट एंड रिफरल. रिफरल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम लोग इम्पोर्टेंस इतना नहीं देते हैं इंडिया में. इसका एक सिस्टम होना चाहिए. ये बीमारी यहाँ है, इसने डायग्नोज की, वो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सो दैट द पेशेंट नोज कि हम इस लाइन से चलेंगे तो मैं सही रास्ते अपने गंतव्य स्थान पर, हेल्दी होने के स्थान पर पहुँच जाऊँगा. जिसमें कि हम लोगों का पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन होना चाहिए, पब्लिक को भी पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं. वेलनेस एक्टिविटीज़ होते रहना चाहिए. मोदी जी ने एक बार शुरू किया था कि हर संडे को सबको सड़क पर आ करके कुछ एक्सरसाइज वगैरह करिए, पर वो थोड़ा, इट वॉज अ गुड मूव. पर लोगों को लगा कि जो संडे मिलता है उसमें भी सुबह सुबह उठ करके किया, धीरे 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 वो खत्म है. सो द इंसेंटिव हैज टू बी केप्ट ऑन. और कम्युनिकेशन ऑफ कोर्स बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रिवेंट करने के लिए तो हमारे पास सब वही कुछ ही फैक्टर्स हैं. उसको किस तरह से हम लोग प्रेजेंट करेंगे, किस तरह से लोगों को कन्विंस करेंगे. बैलेंस डाइट शुरू से बोला गया था, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी. हम लोग तो अपने पेशेंट्स को बोलते ही हैं कि यू हैव, गॉड हैज गिवन यू अ बॉडी, आइदर यू यूज इट और यू लूज इट. बड़ी सिंपल सी चीज़ है. तो इसलिए एक्टिविटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैक ऑफ एक्टिविटी. पहले तो हर चीज़ के लिए मेहनत होती थी. किचन, द इंडियन किचन वॉज लाइक अ जिम. मसाला भी पीस रहे हैं, चक्की भी चला रहे हैं, कूट भी रहे हैं, सब कुछ तो खत्म हो गया. इट्स जस्ट वन फिंगर डूइंग एवरीथिंग. ये मशीन ऑन कर दो. उसी तरह अवॉइडिंग टोबैको, जिसके बारे में लोगों ने सुबह से लेकर अब तक कई लोगों ने बोला है, पर आई जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स. मेंटेन अ हेल्दी वेट, मैनेज स्ट्रेस, रेगुलर हेल्थ चेकअप एंड सन प्रोटेक्शन. सन प्रोटेक्शन इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, नहीं तो स्किन कैंसर होने के लिए. सो आयुष से आरोग्य की तरफ जाना, ये इसका थीम भी था. आई थॉट वी विल डिस्कस. इट इज़ द साइंस ऑफ लाइफ. बहुत पुराना है, मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड. और इसमें भी बहुत सारे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस, वेदों में भी बहुत कुछ लिखा है. एक हेल्थ के ही बारे में डील करता है. फिर हमारे उपनिषद, मतलब हमारे डॉक्यूमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि उसको एक सिंगल आदमी कभी नहीं समझ सकता. इट विल रिक्वायर अ लाइफ टाइम फॉर पीपल टू नो एवरीथिंग एंड दे स्टिल मे नॉट नो एनीथिंग. अब सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन में आयुर्वेदा है, सिद्धा है, यूनानी है, नेचुरोपैथी है, पर बिलीव मी इन सब की ओरिजिन्स जो है दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. ओरिजिन सबकी कहीं ना कहीं से आयुर्वेद से ही जुड़ती हैं. उसी का कोई हिस्सा को डेवलप कर लिया गया. जैसे हम लोग अब यहाँ पर लोग अमेरिका जाते हैं पढ़ने, वहाँ से पढ़ कर करके आते हैं. वी इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू द सिस्टम. इसी तरह उसी से सीख कर करके लोगों ने अपने अपने सिस्टम की जगह पर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया. आज कर देंगे कुछ, थोड़ा बहुत सुबह उठ के कर देंगे. सेंट्रल काउंसिल ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज में रिसर्च बहुत चीज़ों में हो रही है. अब देखिए इसमें जो इफ यू लुक एट इट, क्लिनिकल रिसर्च, आई थिंक दिस वुड बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एक तो होता है मेडिकेशन,
एक होता है द जनरल, हम लोग किसी को भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं मेडिसिन के बारे में तो बोलते हैं कि हाउ वुड यू मैनेज दिस केस। तो उस मैनेजमेंट ऑफ केस में दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जनरल मैनेजमेंट, स्पेसिफिक मैनेजमेंट। ना जनरल मैनेजमेंट वुड इंक्लूड एवरीथिंग, वो क्या खा रहा है, क्या सो रहा है, क्या नहीं कर रहा है, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द जनरल मैनेजमेंट। एंड देन द स्पेसिफिक, जो बीमारी डायग्नोज हुई है उसका आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे। सो दिस इज, हम लोगों को जो आयुष में इतनी रिसर्च हो रही है, देयर शुड बी सम जॉइंट एफर्ट्स। नहीं तो ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में हर्बल मेडिसिन है, एंड बिलीव मी 70 to 80% लोग अगर के यहाँ भी पूछे कि कितने लोगों ने यूज़ किया होगा घरेलू इलाज, तो सब ने किया। दोज आर नथिंग बट हर्बल मेडिसिन, एंड बिकॉज दे थिंक इससे मिनिमल साइड इफेक्ट। लेकिन एवरीथिंग इन मॉडरेशन। किसी भी चीज़ की आपको बोले कि हल्दी हेल्दी है, टर्मरिक हेल्दी है, आप दिन भर थाकते रहे हल्दी, तो उससे भी आप बीमार ही पड़ेंगे। दैट इज नॉट द आइडिया टू जस्ट कंटिन्यूसली डूइंग वन थिंग। देन पॉपुलैरिटी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल भी हो जाती हैं और लोगों के मन में एक परसेप्शन है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये परसेप्शन भी सबके रिस्क और बेनिफिट्स होते हैं। देयर इज नथिंग, अगर पानी भी किसी को बोले कि पानी अच्छी चीज़ है, अमृत है, और वो पानी दिन भर पीता रहे तो वो भी उसके लिए हानिकारक है। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन इन बैलेंस। सो वी हैव टू ट्राई एंड वर्क कि हम लोग एलोपैथिक मेडिसिन or Western medicine as we know it, and the rest of the medicine integrated together so that we get a healthy patient word में healthy individual। और इसमें हम लोगों का जो है NCD protect prevention में Ayurveda and the other medicines complementary will play a major role in the times to come. People have already recognized, in fact आज सुबह हमारे कार्डियोलॉजिस्ट आए थे कपिल, उन्होंने भी यही कहा कि हम तो पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन पहले लोग मजाक उड़ाते थे। हम जब किसी को कुछ बोलते थे कि ये वाला ट्राई कर लो, घरेलू उपाय बहुत ट्राई कारागार, तो सब हंसते थे। पर धीरे धीरे लोगों को जब मैंने कहा करके तो देख लो, करके नहीं होगा फायदा, उससे क्या हो जाएगा, बट ऑलवेज इन मॉडरेशन। माइंड एंड बॉडी, देयर वाज इवन इन आवर मेडिकल साइंस देयर वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द एग्जाम्स कि राइट एन एसे दैट 50% ऑफ द गायनेकोलॉजिकल डिजीजेस कैन बी रिलेटेड टू द माइंड, जिसके बारे में आज सुबह बोला ना, साइकोसोमैटिक। साइकोसोमैटिक में एक फर्क होता है कि साइकोसोमैटिक में मन आपको वाकई बीमार भी कर देता है। ये नहीं कि हम बोलेंगे कि नहीं आप सब सोच रहे हैं और आप इसको सोचना छोड़ दीजिए तो आप ठीक हो जाएंगे। नो, वी विल हैव टू डील इट इन अ कंटिन्यूम, माइंड को भी करें और जो उसकी तकलीफ हो रही है, जो हो रही है, उसको भी डील करना होगा हम लोगों को। होम्योपैथी इज अनदर विच पीपल से कंट्रोवर्सी, कौन सा इलाज हुआ, सेम किल सेम, और ये जो इसका थ्योरी तो यही है। So we have to get research and of the alternative medicine in the way it is being done today. सबसे बड़ी कमी जो हम लोगों के सामने आ जाती है alternative medicine के साथ, कि जो western और allopathic medicine के types of research हैं, so we should go to a statistician, work in collaboration, go through the ethics committee and then come up with this research। क्योंकि ethics committee बहुत सारी चीज़ें हम स्टडी करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं नो, पेशेंट को इसमें ये पोटेंशियल हार्म हो सकता है, ये हो सकता है, इसलिए आप ये स्टडी नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई मेनी ऑफ द स्टडीज आर नॉट अलाउड। पर कई स्टडीज हम लोग बोल सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव या ऑब्जर्वेशनल। नहीं तो उन्होंने कहा ना डबल ब्लाइंड ट्रायल होना चाहिए, एक को दिया एक को नहीं दिया। अब मान लीजिए किसी को डबल ब्लाइंड ट्रायल आप हर चीज़ में कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सपोजिंग किसी की, हम गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो हम इसी का एग्जाम्पल देते हैं कि मान लीजिए किसी की डिलीवरी स्टक है, बेबी का डिस्ट्रेस हो रहा है, और बोलें कि हम जिसको डिस्ट्रेस हो रहा था, बेबी की हालत बुरी लग रही थी, उसका ECG खराब आ रहा था, फिर भी हम उसको नॉर्मल में रखेंगे और एक का सिजेरियन करेंगे। कैन वी डू दैट स्टडी? नेवर। कि हम उसको बोल दें, छोड़ दें कि वो नॉर्मल में जाए, नॉर्मल, वी विल लूज द बेबी इन द एंड, वी नो दैट, वी हैव इनफ डेटा टू प्रूव दैट। और इसीलिए तो इतनी चीज़ें, आई एम नॉट सेइंग कि सिजेरियन होना चाहिए, नो, दैट इज नॉट माई, आई वाज जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि कई स्टडीज में ऑब्जर्वेशनल होता है एंड एक्सपीरियंस ऑल्सो कम्स इन। व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट्स एंड रिस्क्स? लेट्स गो इनटू द रिस्क फर्स्ट। पीपल वेस्ट में नहीं कहेंगे, एलोपैथिक मेडिसिन में घरेलू उपाय जो उनकी दादी नानी है वो यूज़ करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ये नहीं है कि उसके खिलाफ हैं, लेकिन उनको वो साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता है, जिसके बदौलत और ना उनकी एथिक्स कमेटी उनको अलाउ करेगी कि आप इस चीज़
चीज़ को या इस पद्धति को फॉलो करें जब तक कि हम लोग मिल कर करके उसके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। तो जो मॉडर्न मेथड ऑफ रिसर्च है, वी हैव टू इंटीग्रेट दैट। इसमें एनेक्डोटल चीज़ें नहीं चलेंगी कि मैंने इतने केस किए थे और ऐसा हो गया। इसमें वन इज गोइंग टू लैंड अप इन प्रॉब्लम्स। इट हैज़ टू बी डन इन कोलैबोरेशन, प्रॉपर स्टेटिस्टिक्स, सो दैट यू नो दे आर ओपन टू एनीबडी कि आप ये डेटा देख लीजिए, इसमें से ये चीज़ें हैं। मैनी रिग्रेस, जो रिग्रेस उसका साइंटिफिक रिसर्च होना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ों में लैकिंग है आज की तारीख में, इसलिए उसके ऊपर काम करना होगा। और क्लेम्स अबाउट कि बहुत इफेक्टिव है मे नॉट बी सपोर्टेड बाय बिग ट्रायल्स, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक होता है। फिर डिलेड कन्वेंशनल ट्रीटमेंट। कई बार क्या होता है कि कन्वेंशनल या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में डिले करते 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 कभी मरीज सोचता है कि थोड़ा सा फ़ायदा होगा, थोड़ा सा नहीं हुआ, क्योंकि फ़ायदा जो है ना, इमीडिएट फ़ायदा बहुत जल्दी नहीं दिखता है। जो धीरे धीरे होता है उनको लगता है, दे कन्विंस देमसेल्व्स कि हाँ फ़ायदा है, बिकॉज दे डोंट वांट टू गो फॉर द अदर ट्रीटमेंट। सो मेनी टाइम पीपल कन्विंस देमसेल्व्स ऑल्सो कि हाँ मेरे को इससे फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए हम लोगों को ज़रूरी है कि एक्चुअली जिसको बोलते हैं सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ट्रायल, और ऑब्जेक्टिव ट्रीटमेंट भी होना चाहिए, सो दैट वी नो वेयर इज। सो डिले होने से बहुत बार दिस इज अनदर प्लेस वेयर द एलोपैथ्स हैव अ डाउट अबाउट अल्टरनेटिव मेडिसिन। वाई? जैसे कि वो इतनी देर से भेजा, पहले भेज दिया होता तो हम लोग ये तो कर सकते थे, इतनी देर वही ट्रीटमेंट चलता रहा। सो समवेयर वी हैव टू ड्रॉ द लाइन्स, and therefore we need to understand both medicines. They need to understand Ayurveda and the other alternative medicine, and we from the alternative medicine need to understand how they function and how they work. दो तरफ खड़े होकर करके दोनों एक दूसरे को कुछ बोल रहे हैं, that will not work. कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम लोगों को बड़े ऑब्जेक्टिवली सोचना कि नहीं, let's not have any bias. आई एक्सेप्ट कि तुम भी ठीक हो, हम भी ठीक हैं, लेकिन हम लोग इसको वर्कआउट करके, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा एम है कि मरीज ठीक हो जाए और ठीक रहे, स्वस्थ रहे। अल्टीमेट एम तो यही है। सम कंडीशन जो होते हैं उनमें हालांकि डॉक्टर साहब ने कहा कि हम लोग सर्जरी तो बिना उसके भी हो सकती है। नाउ दिस इज अनदर वेरी कंटेंशियस पॉइंट, and there have been many cases reported now where alternative people have done the surgery. हमारे यहाँ थे पहले बहुत, सुश्रुता में कैटरैक्ट सर्जरी उन्होंने ही डिस्कवर की। ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट हमारे यहाँ आयुर्वेदा में लिखा हुआ है। आई एक्सेप्ट ऑल दैट एंड इवन एलोपैथी की ठीक है वो था, लेकिन उसको हम आज करंट स्टेट सिचुएशन में कैसे उसको ट्रांसलेट करके और उसको यूज कर सकते हैं, दैट इज व्हाट इज नीडेड। क्योंकि वो दिन तो बीत गया, वो लाइफस्टाइल बीत गया, उस समय लोग पैदल भी चलते थे, ये भी होते थे, बहुत तरह की बीमारियां थी ही नहीं जो आज की तारीख में हो गई है। डायबिटीज़ नहीं था, हाई ब्लड प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था, कैंसर कम था। अब ये सब चीज़ें जब आ गई हैं तो हम लोगों को भी अपने आप को समय के साथ जो बोलते हैं ना अनुसार अपने आप को ढालना पड़ता है। तो इसकी ज़रूरत आज की तारीख में है। अब कैंसर वाले बहुत सारे लोग हैं कि हम ये कराए जा रहे हैं ट्रीटमेंट, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चल रहा है। जब स्टेज 4 और 5 पहुँच गया देन दे आर कमिंग टू द डॉक्टर। तो उस समय तो ऑन्कोलॉजिस्ट भी कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके ऊपर बहुत बदनामी ये चढ़ जाती है कि देखिए वो तो इतने सस्ते में कर रहे थे, ये इतना पैसा भी लगा लिया फिर भी नहीं बचे। तो वो तो पहले से ही पता था कि नहीं बचेंगे क्योंकि आप आए इतनी लेट स्टेज में है। तो इसलिए एट सम स्टेज हम लोगों की गाइडलाइंस ये भी होनी चाहिए कि हमने ये ट्रीटमेंट इतने दिनों तक ट्राई किया, अगर नहीं फर्क पड़ रहा है या हमको लग रहा है कि नहीं ठीक है, तो वी मस्ट हैव द करेज यू टू एक्सेप्ट कि नहीं ये नहीं ठीक है, लेट अस आल्सो गेट दिस ओपिनियन। सो इसमें कलेक्टिवली जिसको हम बोलते हैं ना मल्टी डिसिप्लिनरी क्लिनिक्स, उसकी ज़रूरत है जिसमें सब बैठे अपनी राय दें एंड देन वी से कि ओके इस मरीज़ के लिए ये चीज़ ठीक रहेगी, अभी ये सेफ रीजन में है, आप ये ट्राई करते रह सकते हैं, ये ठीक नहीं है, इसको अर्जेंटली आपको करना होगा। देन पेशेंट के ऊपर है, क्योंकि ये सारी दुनिया में आजकल चल रहा है शेयर्ड डिसीजन मेकिंग। अब शेयर्ड डिसीजन मेकिंग डज नॉट मीन डॉक्टर्स के बीच का शेयरिंग, इट मीन्स patient's choice and what the doctor's advice, and we give them all the options and therefore communication is very very important कि देखिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं, इसके प्लस और माइनस पॉइंट्स ये हैं, और इसमें आप फिर डिसाइड करिए कि आपको कौन ट्रीटमेंट है। वी कैन नॉट, वो समय जो था कि जब हम लोग पेटर्निस्टिक की डॉक्टर भगवान ने जो बोल दिया सो चलेगा, वो खत्म हो गया। अब पेशेंट चाहता है, दे आर बिकमिंग मोर एजुकेटेड, गूगल इज गिविंग देम ऑल द इंफॉर्मेशन
है रॉन्ग और राइट ये अलग बात है, दैट वी कैन एंटर इनटू अ डिबेट ओवर दैट, पर आता तो है ही। तो समटाइम्स हम लोग कभी कभी उनकी बातें सुन करके बोलते हैं, आई डू से दैट समटाइम्स, कि हमको तो लगता है कि आप हमको एक टेक्नीशियन समझते हैं, कि आप सारी नॉलेज और वो लेकर के आए हैं, आपने ये भी सोच लिया कि क्या ट्रीटमेंट करना है, डॉक्टर साहब आप ये कर दीजिए मेरा। मैंने कहा मेरा ओपिनियन अगर लेना है तो मेरा भी ओपिनियन ले लीजिए थोड़ा सा। It doesn't work if you are only giving your opinion anyway. So we must make sure कि alternative medicine को हम लोग लें तो it does not delay so much कि वो बहुत रिस्की स्टेज में पहुंच जाए। इंटरैक्शन जो है, अब ड्रग इंटरैक्शन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हम लोग की तो पूरी एक किताब मिलती है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिकमेंडेड कि आप कोई भी ड्रग लिखें तो प्लीज चेक कि किस किस ड्रग के साथ इंटरैक्शन हो रहा है। हम एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं और साथ में उसको कोई और मेडिसिन भी दे रहे हैं, तो हमको ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट आपको लगेगा कि मैं ज़्यादातर एग्जाम्पल गायनी के दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि कोई गर्भ निरोधक गोली ले रहा है जो हमारी मेडिसिन में है, और उसके साथ उसको हो गया डायरिया, वॉमिटिंग वगैरह का अटैक हो गया। नाउ दैट मेडिसिन इज नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव इन दैट पर्टिकुलर साइकिल, उसको काउंसलिंग करनी होगी। उसी तरह अगर हम उसको कोई और ड्रग दे देते हैं साथ में, तो उस ड्रग का एफिकेसी, नॉट फैमिली प्लानिंग, सम अदर ड्रग, अगर वो 50% इफेक्ट दे रहा था, उसका 100% बढ़ा देगा उसका असर, तो वो टॉक्सिक लेवल्स में भी उसका असर जा सकता है। तो ये ड्रग इंटरैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और एलोपैथी में द स्टडी ऑल द ड्रग इंटरैक्शन बिफोर रिकमेंडिंग कि इसके साथ आप ये नहीं लीजिए, ये मत लीजिए, या इसके साथ आजकल सब कोई मेट्रोनिडाजोल खा रहे हैं, टीनिडाजोल ले रहे हैं, सबको पेट खराब हुआ तो ले लिया, पर इफ यू आर टेकिंग अल्कोहल देन यू आर गोइंग टू एंड अप इन ट्रबल। सो दीज थिंग्स हैव टू बी एक्सप्लेन्ड। सिमिलरली अब आयुर्वेद के बाद एलोपैथ्स को जानकारी नहीं है। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो हमको नहीं पता कि हम जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके साथ कैसे इंटरैक्ट करेगी, वो अच्छा असर करेगी या बुरा असर करेगी, या आपके भी असर को खत्म कर देगी और हमारा भी असर नहीं होगा। तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, और इसके ऊपर भी हम लोगों को रिसर्च करनी होगी। सो वी कैन नॉट, इसलिए मैं तो फ्लैंकली बोल सकती हूँ कि देखिए मेरे को आयुर्वेद का एक्सपीरियंस है, आई कैन नॉट टेल यू, मैं अपनी दवाइयाँ आपको बता सकती हूँ, लेकिन ड्रग इंटरैक्शन इज अ वेरी सीरियस थिंग and it can be life threatening, and therefore we need to work on it together in collaboration. फिर ड्रग मेटाबॉलिज्म, वही दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, इंटरैक्शन से मेटाबॉलिज्म दोनों का अलग अलग हो सकता है। फिर सेफ्टी कंसर्न्स, फॉर एग्जांपल सम अल्टरनेटिव प्रैक्टिसेस में पोस्ट सेफ्टी है। और एक चीज़ और है इसमें, हमारे यहाँ भी एलोपैथ्स में ज़्यादातर एक स्टाइल का बन गया झोला छाप डॉक्टर बोलने का, या क्वैक्स हैं। हर लोग जो है ना थोड़े दिन बैठ करके, मतलब इवन विद अस, आई नो कि जो हम लोगों के यहाँ कभी किसी समय कंपाउंडर बने होते थे, वो गाँव में जाकर के एकदम फुल फ्लेजेड एक्सपर्ट डॉक्टर्स बन के बैठ जाते हैं। द वर्स्ट आई हैव सीन इज कि एक ने बोर्ड लगाया हुआ था, वंस वी वर ट्रैवलिंग इन द रूरल एरिया, यहाँ आदमी और डॉक्टर का उत्तम इलाज होता है। कैन यू बिलीव इट, द सेम डॉक्टर ठीक है, हम दोनों का इलाज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को ना हर फील्ड को बने ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट। ये आपकी फील्ड है ना, सेम की गलत है या व्हाटएवर, बट यू नीड टू कीप इट। एक्यूपंक्चर किसी ने नए सीखा तो क्या है, ऐसे मुरली को घुमानी है, पता चला कि कहाँ कहाँ नीडल घुसा दी, को नीडल तोड़ दी थी, अंदर नीडल अंदर रह भी गई। तो इसलिए जब तक एक्सपर्टीज नहीं होगा, और इस तरह की जो है ना ये ज़्यादा पनपे हुए हैं, जिसकी वजह से जेन्युइन लोगों की बदनामी हो जाती है, जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनकी बदनामी हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस। सो इवन फॉर फाइटिंग फॉर दिस वी शुड ऑल्सो कम टुगेदर कलेक्टिवली, कि भैया इस तरह के जो अधपकी नॉलेज लेकर के जो घूम रहे हैं और अपने आप को डॉक्टर बना करके घूम रहे हैं, आई थिंक वी शुड वर्क टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। हर्बल सप्लीमेंट्स, अब हर्बल सप्लीमेंट्स में एक इसका एग्जाम्पल देती हूँ। हम लोग यहाँ जो मेनोपॉज के लिए बोलते हैं कि कई ड्रग्स उन्होंने निकाले, उसमें से उन्होंने कहा कि फाइटोएस्ट्रोजेंस दीजिए। फाइटोएस्ट्रोजेंस है प्लांट बेस्ड, कि उससे क्या होगा, हार्मोन रिप्लेसमेंट जो आपके सिम्टम्स हैं वो कम होंगे। नाउ आया, खूब जोरों से आया, मार्केट में आया, कंपनी वाले भी समझा रहे कि हाँ आप लीजिए लीजिए। धीरे धीरे पता चलने लगा कि दोज विमेन वर डेवलपिंग ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में उनका जो मेनोपॉज हो चुका था, दे वर गोइंग बैक, बट इट वाज नॉट दैट दे वर बिकमिंग यंग। तो पता चला कि दैट मे इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर ऑफ द यूट्रस में। सो पेशेंट्स हमारे यहाँ एक और चीज़ करते हैं कि आपने तो एक बार की दवाई दी कि इतने दिन लीजिए, वो अगली बार जब वो अपने आप ही अपना ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन,
So the regulation of the pharmacists and the people who are dispensary, that is also very important. तो हम लोग जब इंटीग्रेशन की बात करते हैं, we have to see the whole picture. We have to see patient safety, we have to see the patient's desire, we have to see all the options that are there available and work collectively as a team. कि हम लोग सब मिल करके भाई पेशेंट की भलाई हो, पेशेंट की सेफ्टी भी रहे, उसके ऊपर काम करें. होम्योपैथिक मेडिसिन, अच्छा मेडिसिन का जाली दवाइयाँ चली आ रही हैं. आई एम श्योर ये जाली दवाइयाँ, आज सुबह पॉइंट भी रेज किया गया था कि इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन में क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी बहुत काम करना होगा. तो ये क्वालिटी कंट्रोल, किसी ने सोचा कि अच्छा ये बहुत अच्छा आंवला ही भर दो इसमें, या यही भर दो, और वो भी आंवला कैसा है कैसा नहीं, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आजकल कौन सा उसके फर्टिलाइज़र यूज़ किया गया. आपने तो च्यवनप्राश खाया और वो सारा यूरिया का बनाया हुआ और सारी चीज़ें हैं इंग्रेडिएंट्स, तो उस आंवले का हमारे ऊपर तो बुरा ही असर होगा. बदनाम कौन होगा? आयुर्वेद होगा कि नहीं. तो इसलिए हम लोगों को ये भी चीज़ें देखनी होगी कि उसका प्रोडक्ट्स दैट वी आर यूजिंग, उसका सोर्स जो हम ले रहे हैं वहाँ तक जानी होगी कहानी. फाइनेंशियल कॉस्ट्स, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन भी उतनी सस्ती नहीं होती है, सम ऑफ देम आर वेरी एक्सपेंसिव, देयर कैन बी मिस डायग्नोसिस एंड मिस मैनेजमेंट. तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी को कोई बीमारी है, गेट देम इन्वेस्टिगेटेड. अगर कोई और मेजर बीमारी निकल जाती है, उसका क्या सही ट्रीटमेंट है, वही इंटीग्रेटेड क्लिनिक्स में काम होगा. कल्चरल एंड एथिकल, अब हर कल्चर का भी अलग अलग सोच होती है. साउथ में कुछ और सोच है, नॉर्थ में कि ये मेडिसिन पॉपुलर है यहाँ पर, क्योंकि आयुर्वेद ऑल्सो सेज, आई डोंट नो, आई एम नो एक्सपर्ट ऑन आयुर्वेद, बट कि जो आदमी जहाँ रहता है वहाँ के आसपास की ही जो चीज़ें हैं वही खाने से उसमें ज़्यादा स्वस्थ रहता है. अब एक फैशन बन गया है, प्रेग्नेंट लेडीज जैसे ही प्रेग्नेंट होती हैं तो सब नारियल पानी पर आ जाती हैं. नारियल पानी पीना जरूरी, इट बिकम्स अ बिग इशू इन द हाउस. अरे नारियल पानी नहीं आया, कौन लाया था, तुमको बोला था, घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं इस नारियल पानी को चलते. तो मैंने कहा कि सुनो भैया, नारियल पानी को इतनी वैसी चीज़ नहीं है कि तुम नहीं खाओगे तो बच्चा नहीं ठीक होगा या तुम नहीं. दुनिया में सारे लोग पहले चाइनीज़ कुछ खाते हैं, जापानीज़ कुछ खाते हैं, तो सबके बच्चे हो रहे हैं ना ठीक ठाक. सो डोंट ड्वेल ऑन दैट नारियल पानी. और अगर भगवान ने चाहा था कि तुमको नारियल पानी भी पीना है तो यही नारियल पैदा कर देते. तो साउथ में उसकी ज़रूरत थी क्योंकि दे लूज अ लॉट ऑफ सॉल्ट, स्वेटिंग होती है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर होता है सी की वजह से, इसलिए उसमें उनका सॉल्ट रिप्लेसमेंट भी हो जाता है. और साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, प्लेसिबो इफेक्ट, इसमें पेशेंट परसीव करता है कि मेरे को ये बेनिफिट्स हो रहे हैं. और इसलिए हम लोगों को ये भी बताना होगा कि प्लीज़ दीज आर द सब्जेक्टिव थिंग्स, कि इससे अब पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि इस चीज़ का सिम्टम क्या होता है, वो बता दीजिए. मैंने कहा वो तो मैं नहीं बताऊंगी कि सिम्टम क्या होता है, क्योंकि उसके बाद आपके मन में वही घूमता रहेगा कि मेरे को ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इसलिए जो आपको तकलीफ होगी वही आप बता दीजिएगा, मेरे को मैं सोच लूँगी कि. सो अनरेगुलेटेड प्रैक्टिस, प्रोडक्ट्स एंड प्रैक्टिशनर्स, उसके ऊपर भी हम लोगों को ध्यान देना होगा. इंडिविजुअल वेरिएशन, नाउ दिस इज अ डिफरेंट थिंग, और इसमें आयुर्वेद में बहुत स्ट्रेस किया गया है कि सबका जो होता है ना प्रकृति और दोष अलग अलग होते हैं और वो ट्रीटमेंट उसी के अनुसार देते थे, विच आई थिंक इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट. एंड इसको जब मेडिसिन में नहीं आई थी तब से मैं घर में सुनती रहती थी इसके बारे में कि ये क्या है कि सबको एरिथ्रोमाइसिन 250 मिलीग्राम दे दिया. अरे सबका शरीर अलग है, सबका वेट अलग है, सबको अलग अलग होना चाहिए था. तो एट दैट टाइम आई डिडंट बिलीव, बट नाउ आई रियलाइज कि नो, इट हैज़ टू बी. एंड पीपल, एलोपैथी अब हर चीज़ में बोल रही है इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट. And so much, so I'll give you a few examples. So personalized treatment and patient को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं. अब होम्योपैथ के बारे में तो ये भी पूछते हैं आपको सपना क्या आता है, आपको ये दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, उसके बेसिस पर वो ट्रीटमेंट देते हैं. सो हम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी होगी अबाउट आयुष एंड एलोपैथी. वी नीड टू वर्क टुगेदर. इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, मरीज फैसला करे, हम लोग उनको प्रोज एंड कॉन्स बता सकते हैं. वी शुड नॉट क्लेम कि भैया मैं आपको इससे ठीक कर दूँगी. इवन एज अ सर्जन आई कैन नेवर से कि आपका केस जो है ना बिल्कुल परफेक्ट ही हो जाएगा. अंदर क्या मिलेगा, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें तो हमको पता है ना. तो इसलिए वी डू आवर बेस्ट, एवरीबडी शुड डू देयर बेस्ट एंड होप कि सब कुछ मरीज ठीक ठाक रहे. ओपन कम्युनिकेशन विद ऑल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स एंड द पेशेंट इज द नीड ऑफ द आवर. एंड वी हैव अ सोसाइटी बाय द नेम ऑफ कम्युनिकेशन इन हेल्थ केयर. वी आर वर्किंग ऑन इट बिकॉज हमको लगता है दिस इज अनदर बिग गैप विच इज प्रेजेंट. So integrate evidence-based practices as a holistic approach.
Collaboration and communication very important between all specialities. Even for a surgeon, I'm coming back to that surgeon wala point, I missed that. हम लोग यहाँ भी अगर एक physician surgery कर देगा, that is not acceptable. A surgeon has to go through a certain number of years of training. सबसे लंबी होती है surgeons, neurosurgeons इनकी training कि वो surgery को करते करते तो आधे बूढ़े हो चुके होते हैं. The training is so long, so we cannot assume कि हम लोग because surgery is taught in Ayurveda, but is there a structured training? If somebody wants to do surgery, let them learn this also, modern surgery. कुछ ऐसा integrated काम हो जाए तो ठीक रहेगा. Prioritize safety of the patient, that is the most important thing. Patient-centered care, which I have already said, कि patient की इच्छा के अनुसार हम लोग उसको pros and cons. Tailor-made patient treatment होना चाहिए and involve patients in decision making, and we should train healthcare professionals in both systems. I think allopaths should learn about alternative medicine, and alternative medicine people need to learn about allopathy. Most of the people who have done Ayurveda training and bachelor in, they are all prescribing allopathic drugs, and which I think their information for that is not complete. They have not gone into the study कि इसके drug interactions क्या क्या दे सकते हैं, किस condition, antibiotic दे दिया, सिर्फ antibiotic में ही सबसे ज़्यादा गड़बड़ की है. But India is now becoming the bed of resistant bacteria. इतने नए antibiotics नहीं बन रहे हैं, जो हमारे पास हैं हम लोग उन्हीं को सहेज करके रखें. अगर हम लोग हर छोटी चीज़ में सर्दी खांसी बुखार में एंटीबायोटिक्स देंगे तो एक समय आएगा कि जिसको जेन्युइनली ज़रूरत है उसके ऊपर वो काम नहीं करेगी एंटीबायोटिक या कोई भी ड्रग. सो एंड इंडिया उसमें टारगेट हुआ है, टारगेट नहीं कहेंगे, इसका स्टेटिस्टिक्स बताता है कि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट बग्स हैं, सुपर बग्स हैं जिसको बोलते हैं. सो वी शुड हैव सेंटर्स इंटीग्रेटेड, रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठा करना है, सेफ्टी प्रिकॉशंस लेना एंड होलिस्टिक असेसमेंट. एंड इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर शुड हैव ऑल दीज थिंग्स. इसमें सारी चीज़ें देखिए, ऑन्कोलॉजी, एक्सरसाइज, रिहैबिलिटेशन, एवरीथिंग शुड बी इंक्लूडेड इन दिस. दैट वुड मेक a really integrated medicine center. इसमें साइको स्पिरिचुअल भी है, इसमें बोलते हैं पंडित भी रखिए, एस्ट्रोलॉजर भी रखिए, सब कुछ रखिए, जिसको जहाँ से संतोष मिलता है. इसमें फिजिशियंस होते हैं, कायरोप्रैक्टिक, होलिस्टिक, माइंड बॉडी थेरेपिस्ट और बाकी जितने भी हों योगा प्रैक्टिशनर्स. सो व्हाट इज द पिलर ऑफ सक्सेसफुल interdisciplinary collaboration? We have to work towards collaboration. Mutual respect and value. Allopaths, we respect all the Ayurveda people and the alternative medicines. Similarly, they should also respect the allopathic medicine. आप longevity अगर बढ़ी है, Ayurveda has been there for a long time, but if you notice, the longevity जो बढ़ गई है इतनी, it has also been a major contribution due to allopaths. So ये बोलना कि allopaths हर काम गलत कर रहे हैं, unnecessary कर रहे हैं, is an unfair statement. At the same time, for allopaths to say आयुर्वेद वाले तो ऐसे ही देते हैं, heavy metals दे देते हैं, किडनी खराब कर देते हैं, that is also a wrong statement. So we should have developed mutual respect for each other, work with an open mind. Oh yeah, I am willing to listen to you. Either you convince me or you get convinced. Either way. Effective communication is the baseline. Clear roles and responsibilities. कि आयुर्वेद को क्या क्या कर सकते हैं, इसकी गाइडलाइंस होनी चाहिए, और एलोपैथी क्या कर सकते हैं उनके पास क्या होती है. पर हम लोग जब एक दूसरे के बारे में जानेंगे ही नहीं और एक दूसरे के बारे में बैड माउथ करते रहेंगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. वी आर नॉट गोइंग टू गेट नोवेयर. शेयर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों को मिलकर करके गोल कॉमन होना चाहिए. पेशेंट केयर, पेशेंट सेफ्टी, एंड वी शुड ऑलवेज बी रेडी फॉर कंटिन्यूअल लर्निंग एंड डेवलपमेंट. Challenges faced by Ayurveda, scientific validation and standardization as per the modern times. That has to be done. Opportunities for advancement such as integrating scientific research, and you must have more regulatory models there. Case studies, कोई नई चीज़ है, कोई की है, then that should be highlighted. And you should be open to submitting all your data. कि भैया ये data है हमारा, आप इसको openly देख लीजिए. Highlight the transformative potential of drug. अब हम लोगों को ट्रांसफॉर्मेटिव क्यों है? बिकॉज सिचुएशन और दुनिया बदल रही है और हम लोगों को उसके अनुसार भी ढालना होगा और बदलना होगा, साथ में ले करके चलना होगा. वी मस्ट डिस्कस
collaborative initiatives between Ayurveda and all healthcare systems. Emphasize the role of technology. Technology ने ही कितना बदलाव कर दिया in bridging ancient wisdom with the contemporary science. Personalized holistic care. It should be taken as an alternative and as an integral part of the comprehensive healthcare system. Discuss how Ayurveda offers personalized care. ये सबको बताना होगा, देखना होगा, and illustrate how tradition and progress can coexist. India बहुत promote कर रही है इसको. There are many things which are going on. National Commission for Indian Systems has also come up with a program. पर आप ये देख रहे हैं ना, they are working in silos. ये एक तरफ काम हो रहा है, ये एक तरफ काम हो रहा है. हम लोगों को जरूरत है मिल करके काम करने की. So mainstreaming Ayush and revitalizing local health tradition under NRHM. ये हेल्थ सिस्टम का पर गवर्नमेंट ने सब कुछ कर दिया है. जरूरत है कि हम लोग उसको लेकर करके आगे बढ़ें. गवर्नमेंट तो अपनी तरफ से सोच, सब सही सोच है. बैरियर्स टू कोलैबोरेशन क्यों नहीं रहा है. रेजिस्टेंस टू चेंज, ना वो बदलना चाहते हैं ना वो बदलना चाहते हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को उन लोगों को साथ लेकर के चलना होगा who are open to listen to the others and so that we can sit down. And they have different goals and expectations. So the goals and expectations must become common and role clarity develop, define करनी होगी हम लोगों को कि किसका कहाँ क्या रोल है. So these are all the various kinds of treatment. Now if you look at this, ये देखिए, introducing alternative complementary healing to allopathic medical students. This is abroad, वहाँ हो रहा है. और हमारे यहाँ जैसे ही आप बोलिए तो इतना बड़ा बवंडर खड़ा हो जाता है कि पता नहीं क्या. And they are doing it abroad. So this is N.P. Lakin and Kosovich, and this is from the alternative complementary medicine. They are introducing into the general. This is Charles Elder, integrating Ayurveda and allopathic medicine. An interview with Charles Elder, and he's spoken about it. Understanding the role of context in health policy implementation. This is also from University of Lincoln, UK. तो वो तो हमारी चीजें लेकर करके हम आगे बढ़ रहे हैं और उसको कैसे आगे बढ़ाएं, और हम यहाँ पर आपस में घेरने में लगे हुए हैं. तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको बदलना होगा. सो दोनों चीजें अच्छी हैं. एलोपैथी ने इतनी लाइफ लॉन्जेविटी और सर्वाइवल बढ़ाया, इसमें कोई दो राय नहीं. इट हैज सेव्ड मदर्स एंड चिल्ड्रन. नियोनेटल मोर्टेलिटी जो थी, हमारी मदर्स जितनी डेथ होती थी बिफोर, जब गवर्नमेंट ने प्रमोट किया कि ऑल हॉस्पिटल डिलीवरी शुड बी डन, वुड यू बिलीव इट, उस समय एक महीने में जितनी रजिस्टर्ड मदर्स डेथ्स होती थी, मैटरनल डेथ्स एक महीने में, उतनी पूरी यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह सबको मिला करके साल भर में भी नहीं होती थी. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि एलोपैथी हैज हेल्प्ड. सो इसलिए आई थिंक आई रिक्वेस्ट माय आयुष कॉलीग्स कि प्लीज हम लोगों को इतने उससे मत देखें, एंटागनिस्टिक व्यू से मत ना देखें कि हम लोग हर काम गलत करते हैं. At the same time, I always tell my people, and you believe me, इतने हम तो डॉक्टर्स के बीच में मेरा प्रोफेशन ही वही है, उनसे जब बात करें I find कि एलोपैथ्स are more open to listening to what the Ayurvedas. It's just that they don't hear it in the same way that they can understand. वो क्योंकि घर में वो लोग लेते हैं, हमारी मदर ये देती थी, ये काम करता है, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर, ये हम लोग के कॉन्वर्सेशंस होते हैं. सो इट इज़ नॉट कि दे आर एंटागनिस्टिक, बट हम लोगों को ज़रूरत है कि इसको एक साथ मिल करके उनको भी अवेयरनेस हो. सो आई थिंक एक नई सुबह शुरू होगी ऑफ कोलैबोरेशन. जी yes. Thing is, you're talking about these collaborations and being open communication. I feel that open communication is one of the biggest challenge. And secondly, you're talking about we don't understand each other, means from Ayush or allopathic, whatever. So what if see everything you say that there is a saying in Kannada, ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು. That means when it is the small only, you should change it. So when you giving an education for an MBBS
Ayurvedic, homeopathic, or any other Ayush system, why don't you bring a syllabus which can collaborate and teach in initial itself? Because when you start giving, it has to be done from the ministry. Why I'm telling? Because understanding means once you learn about one system, you have a belief on it. As a whichever. Belief is already there. Yeah. I think so. Ayurvedic practitioners को भी जब surgery की जरूरत होती है तो कराते हैं. The underlying belief is there. That's the reason. And when we are talking about this system, yes. The National Medical Commission and even we at the National Governing Board, we are actively working. एक तो syllabus आ रहा communication in healthcare पर, और दूसरा ये भी हो रहा है कि उसको कहाँ पर integrate किया जाए. But this cannot be done overnight. You have to take people along with you. I'm telling. Can you take some of the concept of other medicine and put it in the syllabus? The same thing has to happen with the other people also. That is one thing. That is, we are moving towards that. Yeah. But it will take time because it has a lot, as I said now, reluctance to change is the biggest drawback. Yeah, but I think... but we are working on it. Yes. The fact that I am speaking in an Ayush conference itself shows... we respect you because we are waiting for your talk. Talked about quality control and regulations. Sorry to say, you told about homeopathic medicine. It is necessary for all Ayush medicines, whatever. Even allopathy. I'm a homeopath, so I'm talking. Okay. Okay. So the thing is, when you talk about regulations and quality control, why government? They have to be strict because if you ban plastic, then only people stop, using the plastic, right? Because somebody has to say, you stop using it. Similar way, why not government gives us strict rules and regulations of quality control about any medicine? So even the doctors who are practicing, they don't feel, You're right. It's not the doctors who are to be blamed, but because the doctor is the face of medicine, but not he makes it. We face it. चाहे किसी भी फील्ड में, चाहे एलोपैथ हो, आयुर्वेद हो, वगैरह जो भी हो. लेकिन एक चीज़ है इसमें, गवर्नमेंट ने बहुत रेगुलेशंस. If you don't talk, let's not leave homeopathy for the moment. एलोपैथी में तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, तो भी जाली दवाइयाँ बनी रही हैं, है ना? तब भी सब कुछ गड़बड़ हो रहा है. 200 manufacturing units have been closed down because they were producing substandard medication. तो गवर्नमेंट अपनी तरफ, लेकिन गवर्नमेंट के पास इस रनिंग दिस कंट्री पे diverse people and so many people, हर एक का दिमाग अलग चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है. तो गवर्नमेंट को any system, I believe, किसी को भी अगर बदलना है, the change comes from within that system itself. अगर आयुर्वेद में कुछ changes लानी है, तो आयुर्वेद people will have to get up and talk about it. Similarly, if allopaths want a change, allopaths will also have to get up and talk. And allopath cannot tell an Ayurvedic person कि आप अपने system को ऐसे सुधारिए. I am talking about a general guideline for every system. Quality control हर एक में होना चाहिए. सिर्फ एक में नहीं कि हम आयुष को टारगेट कर रहे हैं या होम्योपैथी को. It should be across the board. But उसको कैसे रेगुलेट करना वो गवर्नमेंट नहीं बताएगी. वो बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेगी ऑफ द एक्सपर्ट्स कि उसमें कैसे क्वालिटी बनेगी और क्या होगा, तब काम बनेगा. Yes, sir. And the last two, my questions are a little more about feedback. Second thing is what I want to say, you told about this individualization, which we go more of precision medicine, which is coming up. Yes, precision medicine. So, DN is a precision क्या हो सकता है? Yeah, I think that been followed in Ayush since the time. In memorial, yes. Right? So I think, see, as, what to say, you are an individual, I am an individual. We are from whichever system we are from. But at last, both of our goals as a doctor or medical is to give the highest possible cure for the patient, right? That's what's said in every system. So I think even in the morning or in some of the session they told that scientific medicine trying to reach the Ayush. That's what I feel. I just tell you. नहीं, there is no doubt about it कि non-communicable diseases में तो बहुत ही बड़ा रोल है. इसमें तो कोई दो मत नहीं. जहाँ तक रह गया कि सर्जरी में रप्चर्ड एब्डोमेन इंजरी लेकर के आ गया, उसमें तो और कौन करेगा, उसमें then Ayush is not good. So we must understand, each field must understand its limitations and also how much we can help the patient. Because morning IX was telling about nanoparticles.
So that's what is there in homeopathy. Nano- Because most of the people, they don't understand. They say it's just a dilution, but it is not a dilution. So to become public and give more knowledge, I think. नहीं, अब देखो ऐसा है ना कि homeopathy has been there for a long time. The word nanoparticle did not exist before. ठीक है? तो अब इस modern context में हम लोगों को हर चीज़ को explain करना होगा ना, जैसे जैसे discoveries हो रही हैं, so that the general public, अब कोई non-medico भी है, neither आयुष ना lay public, तो उसको भी समझाने में उसको nanoparticle थोड़ा समझाने में पता नहीं है कि क्या होता है, पर nanoparticle उसको समझ में आ जाएगा, and he would be willing to accept it. पर हम पुराने ढंग से अगर समझाएंगे तो it doesn't make sense. Thank you. तो हम लोगों को context बदल कर करके we have to reinvent ourselves so that people understand the wisdom, the ancient wisdom that we have, and what we have learned also, उसको भी integrate मिल करके साथ में. Thank you so much. Thank you so much.